हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए कार ऑन लेवल रोड, कार ऑन लेवल रोड। अब जैसे गांव की जो रोड होती हैं, अब वो हाईवे तो है नहीं, वो तो गांव के ठेकेदार बना के चले गए, है ना, प्रधान के रिश्तेदार होंगे, उनको ठेका मिल गया होगा और उन्होंने बना दिया, तो उनको तो ये पता था नहीं कि नहीं हाँ एक तरफ इंक्लाइन कर दो भाई, ठीक है। तो क्या होगा, वो रोड कैसी है, वो रोड है ये, ठीक है ना, फ्लैट रोड है और यहां से कार को टर्न होना है, तो ये देखो कार, और कार को किधर से किधर जा रही है, कार जा रही है इधर से इधर, ठीक है, आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे तो कोई भाई इंक्लाइनेशन नहीं, नॉर्मल तो नहीं मिल पा रहा है, और अगर ये सर्कुलर ट्रैक में है तो इधर की तरफ एक फोर्स लगना कंपलसरी है, ठीक है ना, ये बात समझ में आती नहीं आती। तो कौन सा फोर्स मिलेगा, कौन सा फोर्स मिलेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पे मिलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पे मिलेगा उसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, उसकी डायरेक्शन यहाँ पे ये होगी, ये कैसे, जिधर बनाया उधर बना दिया गया, कोई बताएगा इधर क्यों हुआ, आप बुक्स में पढ़ेंगे आपको नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वो इधर को जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस चीज को अगर इमेजिन करना हो कि सर ऐसा कैसे हो गया, फ्रिक्शन इधर क्यों लग रहा है, ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना। जैसे हम गाड़ी से जा रहे थे और अचानक से टर्न लिया तो हम किधर की तरफ झुकते हैं, जिधर हमारी गाड़ी मूव कर रही होती है, ऐसा होता है ना, ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना, हम ऐसे जा रहे हैं, टर्न जैसे ही लिया तो जितने भी लोग थे वो सब उधरी की तरफ होने लगे, क्योंकि उनपे इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उधरी फोर्स लग रहा था, वो लग रहा था कि नहीं लग रहा था। अब अगर ये ऐसे टर्न जब लिया तो कार में फोर्स किधर लग रहा था, ड्यू टू इनर्शिया, तो उसको कार जा नहीं रही है, मतलब कोई ना कोई फोर्स इधर आ रहा है ना जो इसको रोक रहा है, और कौन रोक रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव करना चाहती है और नहीं कर पा रही है तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, तो ये ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रही है तो इस कार में फ्रिक्शनल फोर्स, नहीं समझ में आया, क्लियर है नहीं क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि whenever any car is take turn in a circular track, flat circular track, then frictional force will provide necessary centripetal force, है ना, friction force will provide necessary centripetal force, centripetal फोर्स। तो बेटा एफ आर जो होगा वो हमको क्या प्रोवाइड करेगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। एफ आर की वैल्यू क्या, अगर कार का मास m है और mg इधर लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन तो जस्ट ऊपर ही लगेगा, क्योंकि टच कैसा है इसका देखो, है ना, परपेंडिकुलर में, तो ये हो जाएगा म्यू mg mv स्क्वायर अपॉन आर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी आर, v की वैल्यू आ गई म्यू जी आर, दिस इज मैक्सिमम सेफ स्पीड, ये क्या होगी, मैक्सिमम सेफ स्पीड, यानी देखो उस रोड में म्यू है वो फिक्स हो गया, जी है वो भी फिक्स हो गया, आर है वो भी फिक्स हो गया, यानी उस जो रोड है उसमें जो ट्रैक होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ म्यू पे डिपेंड कर रहा है। बारिश हो जाएगी आपको गाड़ी धीमे करके चलना पड़ेगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, म्यू रहेगा तो आराम से कर सकते हो। रोड में आपने देखा होगा अगर सीमेंटेड रोड बनी होती है तो उनमें जबरदस्ती वो लाइन खींच देते हैं, कभी देखा है ऐसा? कभी आपके घर के सामने रोड बनी हो सीमेंटेड और उसमें क्या बोलते हैं वो लेंटर पड़ा हो और उसके बाद क्या होता है उसमें लाइन खींच देते हैं, क्यों खींच देते हैं, इस म्यू की वजह से, कि जितना ज्यादा अगर रफ सरफेस कर देंगे म्यू उतना ही ज्यादा हो जाएगा, मतलब आप आसान मतलब तेजी से भी वहां पे मोड़ सकते हैं, आपकी जो टर्निंग स्पीड होगी दैट इज म्यू जी आर। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लेवल रोड में ऐसा क्या काम हो रहा था, क्लियर हो गया? ठीक है, फिगर बना लो, लैंग्वेज दिखा देते हैं। लैंग्वेज लिखिए, लैंग्वेज। लेट अस कंसीडर अ कार ऑफ मास कैपिटल M
let us consider a car of mass capital M move around a circular track, comma, due to inertia of direction this car should this car has tendency to move in forward direction. Due to inertia of direction, this car has tendency to move in forward direction. ठीक है ना? But it maintain its path in circular track. It means there is a necessary centripetal force act on the car. It means necessary centripetal force act on car. This centripetal force is provided by frictional force, as shown in figure. This centripetal force is provided by frictional force, as shown in figure. बस अब पूरा लिख लो. अब आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोनिकल पेंडुलम. नहीं हुआ अभी, जल्दी करो. हेडिंग डाल लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ कोनिकल पेंडुलम. कॉन्सेप्ट ऑफ कोनिकल पेंडुलम. ठीक है, बता दूं. अब कॉन्सेप्ट ऑफ कोनिकल पेंडुलम क्या है? अच्छा, पता है इसके न्यूमेरिकल्स जो आपको मिलेंगे बहुत आसान मिलेंगे, एकदम फॉर्मूले बेस्ड. जो भी हम लोग कर रहे हैं, लेवल रूल, बैंक रूल, अभी मैं कराऊंगा एक आध दो न्यूमेरिकल्स, वैसे ही मिलेंगे. अब कॉन्सेप्ट ऑफ कोनिकल पेंडुलम क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ऑफ कोनिकल पेंडुलम. ठीक है ना? अब जरा ध्यान सुनना कैसे. जैसे बेटा अगर आपने एल लेंथ की स्ट्रिंग लिया, एक छोटा सा बॉब लिया और आप धीरे धीरे ओमेगा बढ़ाते हो, तो जानते हो कैसे इंक्रीज हो आपका. जो ये देखो, ये लेंथ एल थी और ये बॉब यहाँ पे ऐसे था, यहाँ से फिक्स था. ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से ओमेगा से घुमाना शुरू करते हो, ओमेगा एंगुलर स्पीड, तो आप देखोगे कि जो ये आपका पेंडुलम होगा वो कुछ इस तरीके का मोशन, यहाँ से ऐसे लाइन आएगी, ये होगा और ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. बोलो, करता नहीं करता? बोलिए, होता है ना? होता है. मतलब आप यहाँ पे ऐसे रखे हो, वो ऐसे ऐसे धीरे से घुमाना शुरू करिए, तो वो क्या होगा, वो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बना लेगा. तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ. क्लियर? ठीक. तो यानी जो यहाँ से हम लोगों ने उसको प्रोवाइड किया है एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा. और ये, हाँ, ये पार्टिकल ऐसा है, पहले लेंथ इसकी एल थी और ऑब्वियस सी बात है जब उठेगा तो हल्का सा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा. तो अब इसकी यहाँ तक की लेंथ ये होगी. ठीक है, और ये तुम्हारी रेडियस कितना बनाएगा वो देखना है ना. तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे कोनिकल पेंडुलम, अगर पेंडुलम है तो कितना थीटा, कैसे, ये देखो यहाँ पे वर्टिकल एंगल कितना बना है, थीटा, और कैसे ये चेंजेस हो रहे हैं वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं. तो जब हम लोग इस बॉब की एनालिसिस करेंगे तो सर इस पे तो दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg नीचे और एक स्प्रिंग में टेंशन
टी लग रहा है ना, क्लियर है। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स लेने में चले जाएं, तो कंपोनेंट्स लेने में जब जाएंगे तो हम क्या देखेंगे सर, इधर अगर एंगल थीटा है तो इधर भी एंगल, ये कितना हो गया टी कॉस थीटा, ये टी। तो हम लोग यहाँ पे इसकी रेडियस अगर देखना चाहें तो कितनी होगी सर, इधर ये थीटा है इधर भी थीटा, ये लेंथ एल है, तो जरा देखो ये 90 डिग्री यहाँ से बनेगा, है ना भाई। ये देखिए एल, ये यहाँ से 90, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ ना। तो जिधर से नहीं बना है उधर मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, बोलो नहीं पता, आया नहीं आया, रेडियस इतना हो गया। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है इस पे, टी, सेंटर की तरफ है कि नहीं, क्योंकि ये अब हमारा जो सर्कुलर मोशन है वो तो ये रहा ना, हमारा सर्कुलर मोशन तो ये है, देखो बच्चे। तो इसमें हमारे वो फिगर तो समझ में आया होगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट अस, अभी लैंग्वेज बोलता हूँ, लेट अस कंसीडर अ बॉब ऑफ मास स्मॉल m हैंग विद द स्ट्रिंग L एंड इट इज rotated with angular speed omega as shown in figure. So pendulum will form a horizontal circular motion of radius r is equal to L sin theta. ठीक है ना। There are two forces act on the particles, T tension and mg in downward direction. तो अब हमें यहाँ पे there are two components of tension, T cos theta and T sin theta. T sin theta will provide necessary centripetal force and T cos theta will be balance mg. क्लियर है। तो जैसे ही ये सारी चीज बनी तो हम लोग यहाँ से पूरे को सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे क्या, there are two components of tension, there are two components of tension, कौन कौन से भाई, बात नहीं, there are two components of tension, T sin theta provide necessary centripetal force, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, T sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है ना। r की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये T sin थीटा, एक काम करो पहले अभी ऐसे ही रहने देते हैं, T sin थीटा इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है ना। दूसरा कंपोनेंट है T cos थीटा बैलेंसेस mg, भाई आवाज मत करो, तो T cos थीटा कितना हो जाएगा mg, क्वेश्चन 2, यहाँ से कितना हो जाएगा T फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करेंगे, T sin थीटा अपॉन T cos थीटा mv स्क्वायर अपॉन r इनटू g, m से m कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। अब ये बात तो आई, थोड़ा सा ओमेगा से रिलेशन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे v क्या है, v है इस पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी, है ना। तो सबको पता है ना v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा। तो अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाँ tan थीटा इज इक्वल टू v इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r इंटू जी, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से tan थीटा कितना आया r इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। सर r की वैल्यू भी तो रखिए, r की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया, और यहाँ पे साइन इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही लिख लेते हैं, क्यों सही लिख लेते हैं, r की वैल्यू है l साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी g अपॉन l ओमेगा स्क्वायर। अब जरा थोड़ा सा अपने रिलेशन को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, जरा ध्यान सुनना बच्चे, ठीक ध्यान से सुनते हैं। ओमेगा की वैल्यू अगर आपने बढ़ाया, ओमेगा की वैल्यू बढ़ाया, तो जब आप ओमेगा बढ़ाओगे, ओमेगा बढ़ाओगे तो सर्कल बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, बोलो ऐसा हुआ है नहीं कुछ, ओमेगा आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो सर्कल बड़ा होता जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी ना। और जब थीटा की वैल्यू बड़ी होगी कॉस थीटा की वैल्यू छोटी होगी,
नहीं समझ में आया? क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी जब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो cos की वैल्यू घट रही है। और जरा देखो रिलेशन जस्टिफाई है, ओमेगा बढ़ाओगे तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो बोलो हमारा रिलेशन सही है? एनी डाउट? क्लियर है ना? ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे पहले फिगर बना लो, फिर लैंग्वेज दिखा देते हैं। एक बार और बता दूं क्या? चलो पहले बता दो। हाँ, इसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर अ बॉब ऑफ मास स्मॉल m, लेट अस कंसीडर अ बॉब ऑफ मास स्मॉल m hang with the string have length small l stop. One end of the string is revolve with angular speed omega. One end of the string is revolve with angular speed omega. Hence, Bob will perform horizontal circular motion. Bob will perform horizontal circular motion of radius small r and string make an angle theta from vertical axis as shown. String make an angle theta from vertical axis as shown. ठीक है ना? Full stop. Two forces act on the particle. Two forces act on the bob. Number one mg. Number two normal reaction. Number one mg. Number two normal reaction. ठीक है? Number one mg. Number two normal reaction. टेंशन है। अरे हाँ टेंशन, नॉर्मल नहीं टेंशन। There are two component of tension, अब पूरा नोट करना है। यहाँ पे नीचे एक चीज और लिख लेना, देखो बेटा यहाँ पे एक चीज लिखना है, if omega increases, then angle theta increases. एंगल थीटा इंक्रीज करेगा, सबको पता है, cos थीटा डिक्रीजेस। प्रैक्टिकली ऐसा होता है नहीं होता है? बस ये चीज मुझे लिखी। और अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, हाँ एग्जाम में सीधा यहाँ cos थीटा से क्वेश्चन करके रख दो, हाँ फॉर्मूला कर दो। अगर देखो अगर एग्जाम में आता है, ठीक है ना, और पूछता है आपको फॉर्मूला याद है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, और मुझे अगर तुम ऐसे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पूछोगे तो शायद ही मैं तुमको बता पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब फॉर्मूले याद थोड़ी ना रहेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे ये जब मैंने पढ़ाया था 1 साल पहले, 1 साल क्यों 1.5 साल पहले, और उसके बाद आज पढ़ाया गया, तो क्यों? क्योंकि वो ये इतना पता था बस, बाकी सब तो अपने मन से निकल रहे हैं ना। ऐसे ही फिजिक्स तैयार होगी। अब जो बच्चा रटने पे जाएगा ना, जो बोलता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो करता क्या है, वो रटता है। जब रटेगा तो एक दिन रटोगे, दूसरे दिन भूल जाओगे। लेकिन जब कॉन्सेप्ट पे गए कि एक टेंशन इधर लगना है, केंद्र इधर लगना है, टेंशन के 2 कंपोनेंट होंगे, बैलेंस करेंगे, v की वैल्यू रखेंगे, लो पूरा आंसर, ये कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर ये इस पे गए तो ये तो भूल जाएगा, ठीक है। लिखो न्यूमेरिकल। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अबे यार इसमें वैल्यूज, चलो मैं वैल्यू दे दूंगा। देखो a ball of mass 100 gram, a ball of mass 100 gram is suspended by a string 40 centimeter long.
100 सेंटीमीटर। हाँ क्या, बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, कीपिंग द स्ट्रिंग ऑलवेज taut, T-A-U-T, keeping the string always taut, T-A-U-T, comma. The ball describes a horizontal circular motion. The ball describes a horizontal circular motion of radius 10 centimeter. Of radius 10 centimeter. Then find the angular speed of the ball. अब जरा अपने तरीके से आपको जाना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो बेटा, इसको कैसे किया हम लोगों ने, हमें अप्रोच पढ़ानी है, फॉर्मूले की नकल नहीं करनी, ठीक है। तो बस यही फिगर तो बना था, टी साइन थीटा प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर अपॉन r, टी कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा, डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। v की वैल्यू रखा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, r से r कैंसिल, ये फार्मूला बन गया। अब tan थीटा कैसे निकलेगा, ये गिवन है 40, ये गिवन है 10, x चाहिए, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेस तो पता नहीं था, तो इसको हम लोगों ने निकाला, और हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर से ये आया, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन पुट करते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही रखेंगे, परपेंडिकुलर कितना है, ए tan थीटा इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं, देखो यहां पे रखते हैं, AD अपॉन OD इज इक्वल टू, r की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 into 10 पावर -2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अकेला है, ये रेशियो है, साइड्स हैं, अगर चलो मान लो किया भी तो 10 into 10 पावर माइनस समथिंग में रहेगा, ये भी 10 पावर माइनस समथिंग में रहेगा, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये अकेला है, अरे यार जी सही यार, ठीक है, आया समझ में। तो इसकी वैल्यू रखो, यहाँ से हो जाएगी। देख चल, देख मेरी बात मानता हूँ, 10 देखो इधर, 10 into 10 पावर -2 अपॉन 10 root 15 into 10 पावर -2, 10 into 10 पावर -2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। चलो देखो, ये 10 से ये 10 गया, इससे पूरा ये गया, बचा क्या, अब ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू बची 1/√15 10 की पावर 2 है ना। तो √15 को क्या लिख सकते हैं, अराउंड 4 के आसपास है, 3.9 क्योंकि 16 होता तो 4 हो जाता, तो यहाँ पे 3.9 हो गया, तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3.9 का स्क्वायर, तो ओमेगा, यानी ओमेगा की वैल्यू 10/3.9 रेडियन। क्या 3.9 नहीं होगा यार, रूट 3.9 रेडियन पर सेकेंड, देखो ये आंसर आएगा। तो ये भी निकालना था, एंगुलर क्या निकालना था, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी, स्पीड। हाँ तो एंगुलर स्पीड वही तो है, एंगुलर स्पीड वही तो है, एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी यही है। तो बोलो बात समझ में आई, क्लियर है, क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया, कोई डाउट हो तो बताओ जी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा ये देखो 2 के अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्स 1.9 के आसपास आएगा, 1.9 या 1.8, तो 5 पॉइंट समथिंग में जाएगा, देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग के आसपास, ठीक है। अच्छा इनका देखो प्रोसेस में जाओगे, वो अपना प्रोसेस डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि हमें सीधे अप्रोच अपनी लगानी है, उनका अप्रोच कुछ और हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए तो आप सीख पाएंगे भाई, अप्रोच डेवलप करना है, न्यूमेरिकल्स करना एक टैलेंट है, वो डेवलप करना है, और आसानी से नहीं होगा, थोड़ा सा मेहनत करोगे आराम से होगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा
लिखिए देखो सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 400 मीटर, circular race track of radius 400 meter is bent at an angle of 10 degree. A circular race track of radius 400 meter is bent at an angle of 10 degree. Full stop. If the coefficient of friction between the wheels of race car of a race car and the road is 0.2, what is the number 1 optimum speed of the race car of a race car to avoid wear and tear on its tire. Optimum speed of race car to avoid wear and tear on its tires. मतलब फ्रिक्शन को रिमूव करके बात किया गया है, ठीक है ना। ऑप्टिमम इसमें बोला ना टू अवॉइड द वियर एंड टियर ऑन द इट्स टायर्स। नहीं, ऑप्टिमम स्पीड है। ऑप्टिमम स्पीड मतलब वो मैक्सिमम स्पीड जब वहां पे टायर घिसे नहीं, फ्रिक्शन ना लगे। जब फ्रिक्शन है तो लगेगा नहीं, तो इसमें अवॉइड करना है, लिखा है अवॉइड। अरे तो दिया इसलिए ना नंबर 2 के लिए। नंबर 2 लिखो उसमें मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। स्लिपिंग मतलब समझते हो कि जैसे जब कार जो है ट्रैक में घूम रही थी तो ऐसे नहीं फिसल के गिरने लगे, ऐसे ना होने पाए, ठीक है ना। मतलब कार जाए दिमाग से ऐसे घूम जाए, वो चीज। तो यानी जब एक बार बोला है अवॉइड करने के लिए टियर एंड वियर, तो फॉर्मूला कौन सा होगा, और जब एक बार कंसीडर करना है म्यू की वैल्यू, तो फॉर्मूला कौन सा होगा। तो यहाँ पे अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं कि जिसमें अब देखो ये वो क्वेश्चंस हैं, या तो फिर आप करिए जाके डेरिवेशन, तो इसमें आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब फ्रिक्शन अवॉइड किया था तो आर जी टेन थीटा था, और जब अवॉइड नहीं किया था आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा प्लस था म्यू माइनस, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर पाओ। यहां पे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि लंबे एक्सप्रेशंस हैं। करिए भाई आंसर। tan डिग्री की वैल्यू है 0.176। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखो। आर की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, tan डिग्री की वैल्यू 0.176। आज के लिए इतना ही। इस न्यूमेरिकल को कर लेना, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू।